हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये पीरियोडिक टेबल को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। हियर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक का एल्यूमिनियम एंड एक का सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली गैलियम जर्मेनियम, आर्सेनिक गैलियम, जर्मेनियम गैलियम या बोरॉन एंड इंडियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गैलियम एंड जर्मेनियम। एक का एल्यूमिनियम जो था उसको गैलियम बोला गया था और जो तुम्हारा सिलिकॉन था उसको जर्मेनियम बोला गया था। ओके, सो ये था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का पार्ट जिसमें उसने काफी सारे स्पेसेस छोड़ दिए थे। ओके, Mendeleev left space in his periodic table for these elements. Helium belongs to the S block, but its positioning in the P block along with group 18 elements can be justified because it has completely filled valence shell, exhibits properties of noble gases, both या none। तो आंसर आपका ऑप्शन ए भी है, बी भी है, मतलब ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, बोथ। क्योंकि उसके पास फिल्ड वैलेंस शेल है, ये बिल्कुल सही है। और ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके नोबल गैसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हीलियम के बाद आता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे जो नोबल गैसेस है ये ग्रुप 18 के होते हैं। इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो भी कंप्लीटली फिल्ड होता है और हीलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो भी नोबल गैसेस के होने के कारण उसे वहां पे रखा गया है। तो आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हुआ करते थे ये एक बार हम देख लेते हैं। तो वी यूज्ड टू हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक होता था। उसके साथ और कौन कौन होते थे ये एक बार देखते हैं। बेरिलियम होता था, मैग्नीशियम होता था और कैल्शियम होता था। और भी होते थे। ओके, जैसे आपका फ्लोरीन फ्लोरीन होता था एंड उसके साथ उप्स ये क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन होता था एंड उसके साथ हाइड्रोजन होता था। अब इसमें से ऑप्शन में कौन सा गिवन है? तो ऑप्शन सी में आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर इज द बेस ऑफ लोथर मेयर्स कर्व। देखो लोथर मेयर का जो कर्व था इट वाज अ कर्व व्हिच वाज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। अब इसके कारण वन तो नहीं होगा। न्यूलैंड तो ऑक्टेव रूल जो था इट वाज बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर मासेस। बिल्कुल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। प्रायर्स भी तुम्हारे एटॉमिक मास के बेसिस पे थे। तो बचता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो एटॉमिक नंबर का था। तो ऑप्शन 3 एंड 4 होना चाहिए विच इज योर ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which is not an anomalous pair of elements in Mendeleev's periodic table। अब इसमें क्या था? मैंने कहा था एटॉमिक वेट्स को कंसिडर किया गया था। तो इसके कारण कुछ वेट्स में जिनकी गड़बड़ी थी उनको एनोमलस पेयर बोला गया था। और वो कौन कौन से थे? तो हमारे पास आर्गन एंड पोटेशियम ये था, कोबाल्ट एंड निकल ये भी था, टेलुरियम एंड आयोडीन ये भी था। जो नहीं था वो था एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स ऐसे उसे बोला गया था। क्या बोला गया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स। तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ionization potential and electron affinity of fluorine are 17.42 and 3.45 electron volt respectively. Calculate the electronegativity of fluorine। अब ये जो है ये तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो जब भी वैल्यूज तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तुम लिख दो आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस योर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। अब इसको तुम कैसे लिखोगे? तो 17.42 प्लस
3.45 डिवाइडेड बाय 5.6। इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो जब इसे हाँ सही जा रहा है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तब इसका फाइनल आंसर कुछ आएगा 3.726। समझे? तो इससे यही सीखो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब वैल्यूज दी होती है तब क्या करना होता है, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती है तो कई बार डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये देखो, डिवाइड बाय 5.6 व्हेन यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसका था? तो म्यूलिकन का इक्वेशन था। Atomic radii of fluorine and neon in angstrom units are given by। देखो ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि अब तुम्हारा फ्लोरीन यहाँ पे आता है एंड देन तुम्हारा नियॉन यहाँ पे आता है। तो यूजुअली हम ट्रेंड क्या देखते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड के अलॉन्ग जाते हैं तो रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस, वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन लास्ट में आते हैं हमारे नोबल गैसेस जिनका रेडियस अचानक से बढ़ जाता है। तो फ्लोरीन एंड नियॉन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे नियॉन का जो रेडियस है वो फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए, और ये सिर्फ तुम्हें ऑप्शन ए में नजर आता है। समझे? और ये भी याद रखो, डाउन द ग्रुप जाता है तो एक 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 सेल के एडिशन की वजह से एटम का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, एंड इसलिए we say down the group the atomic radii increases। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, electronegativity of which of the following is high? sp3 कार्बन, sp2 कार्बन, sp, या फिर इक्वल इन ऑल। तो देखो इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। एस कैरेक्टर, क्या एस कैरेक्टर, इसे समझेंगे हम। ये जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। समझे? एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंपली एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा तुम्हें इसमें मिलेगा, क्योंकि कितना है वो 50% है, राइट? तो इसी के कारण ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर द एस कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the electron affinity of chlorine is 3.6 electron volt. Calculate delta H in kilocalorie per mole for the reaction। अब इसको तुम सिंपल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर डायरेक्टली मुझे पूछा जाता कि डेल्टा एच कैलकुलेट करो तो मैं सिंपली इसका डिफरेंस निकाल के आंसर निकाल देती। डेल्टा एच हो जाता तुम्हारा फिर 5.4 माइनस 3.6, समझ रहे हो, which is equal to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब इसे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज। अब देखो अलोंग अ पीरियड तुम्हारे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन से आगे का छोड़ देते हैं, वो ऑप्शंस में है ही नहीं। तो जनरली हमने ट्रेंड क्या देखा है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ट्रेंड तो हमारा ये होना चाहिए था। नाउ टेल मी, डेफिनेशन क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की? वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, बराबर। अब तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये तो हाफ फिल्ड है या नहीं? इसके हाफ फिल्ड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखता है हम? 1s2 2s2 एंड देन 2p3 लिखते हैं। तो ये हो गया हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसी के कारण ये स्टेबल है और अब ये कोई इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, और इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घट जाती है और नाइट्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे दिखता है, वो बेरिलियम आता है, देन तुम्हारा नाइट्रोजन आता है, फिर बोरॉन और फिर कार्बन। तो ये ऑप्शन बी में है। समझे इसका रीजन क्या है? तो स्टेबिलिटी है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण। नेक्स्ट वन, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाय। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है?
तो वो होती है हमारे नोबल गैसेस की। क्यों? तो इनका कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल होता है नोबल गैसेस का। हर जगह अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड रहता है और वो स्टेबिलिटी अटेन करता है। और इसके कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ वैनेडियम, chromium, manganese, iron are respectively 23, 24, 25 and 26. Which one of these may be expected to have higher second ionization enthalpy? कई बार क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं बच्चे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देख के 4 मार्क्स डुबा देते हैं। पढ़ा करो, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन थॉरली। ठीक है, समझो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाहता है। कई बार बहुत सारी चीजें जो होती है तुम्हारी गिवन में छुपी हुई होती है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा तो पहले चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। तो क्या होता है तुम्हारा स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। सो वैनेडियम तुम्हारा 23 है, मतलब आर्गन इस नोबल गैस के बाद आएगा तुम्हारा 4s2 3d3। नेक्स्ट, क्रोमियम के केस में हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ ये। देन मैंगनीज के केस में Ar 4s2 3d5 एंड देन आयरन के केस में अगेन 4s2 3d6। ठीक है, अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। चलो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, 4s1। हमेशा याद रखना बच्चा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते, ये गलती मत करो। इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से है? इसमें से, आउटर मोस्ट शेल से निकलता है। मैं खुद ये गलती करती थी यार, मतलब मैं ये इसको लास्ट में लिखते मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, नहीं ऐसे नहीं करना होता है। जो तुम्हारा सबसे बड़ा n की वैल्यू है, यहाँ पे जैसे 4 है, उसमें से पहले निकलेगा। क्योंकि देखो, ये अगर तुम्हारा एटम है तो ये फर्स्ट शेल है, फिर ये तुम्हारा सेकंड है एंड सो ऑन। तो निकलते वक्त पहले सेकंड से निकलेगा, फिर 1 से निकलेगा। सही कहा? तो चलो एक निकल चुका है, तो 4s1 3d3 हो गया। नेक्स्ट 4s0 3d5 4s1 3d5 and then 4s1 3d6। तो अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ, ये पूछ रहा है। अब क्रोमियम के केस में देख लो क्या हो गया है, ये तो 0 है और ये हो गया तुम्हारा हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसके कारण अब इसने स्टेबिलिटी अटेन कर ली और उसी स्टेबिलिटी के कारण अब इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट हो जाएगी। आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यस, आंसर ऑप्शन ए है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट रेडियस। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तुम पहले मतलब यू कैन डू इट विथ 2 मेथड्स। एक तो है भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, एलिमेंट ही जान जाओ कि एलिमेंट क्या है एंड फिर जो रूल्स वगैरह पता है उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके तुम आंसर बता दो। या फिर अब दूसरा मेथड जो है सिंपली इन चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब क्या लिखा है, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है या कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो वो है एस ब्लॉक। सही कहा, 3s वाला एस में जा रहा है ना, और बचे हुए बाकी के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो, इनका जो सबसे बड़ा वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हारे n का, वो सबसे बड़ा वैल्यू 3 है। इसका क्या मतलब हुआ, 3 है सभी का, मतलब सभी एक पीरियड के एलिमेंट्स है। समझ रहे हो?
अब वो जो है 3s2 वाला एलिमेंट, वो s के हमारे पास 2 ब्लॉक्स होते हैं, राइट? s2 मतलब वो दूसरे ब्लॉक का पार्ट होगा, ठीक है? क्या होगा? दूसरे ब्लॉक का पार्ट होगा। और अब p में बचे हुए p के जो ग्रुप्स है हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन, उसमें से 1 3 एंड 5 में बाकी के होंगे 1 3 एंड फॉर एग्जांपल 5। तो ये वो एलिमेंट्स हैं। अब इनका रेडियस कंपेयर करना है, तो एक पीरियड के अलॉन्ग क्या होता है? रेडियस इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो तुम्हारे एस ब्लॉक के एलिमेंट होगा। तो सिंपली ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसे तुम अब उस एलिमेंट को फाइंड करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब कई बार हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता था, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा। अगर नहीं पता था तो प्लीज पता कर लो, काफी सिंपल आसान सा सवाल है यार। मतलब ये तो डे टू डे नॉलेज का पार्ट हो गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तुम्हारा फ्लोरीन होता है, ठीक है? और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जो कि होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, सॉरी 9, 1s2 2s2 2p5। तो इसको कैसे जनरलाइज करेंगे? NH2 NP5। क्या हम ये कर सकते हैं? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो अभी हम पीरियड बना लेते हैं। बेरिलियम एस ब्लॉक का है, फिर अपन पी ब्लॉक पे आता है। बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है? अब आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में ना कॉन्फ़िगरेशंस के कारण ये चेंज आता है, जो भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उसके कारण। तो इतना याद रखो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज प्लेसेस इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके? एंड बेरिलियम एंड बोरॉन एक्सचेंज प्लेसेस, ठीक है? ये सिंपली तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। अब नया वाला जो सीक्वेंस बन जाता है वो कुछ ऐसे बन जाता है: बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब हो क्या रहा था? आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज कर रही थी। इंक्रीज क्यों कर रही थी? क्योंकि रेडियस जो है पहले बड़ा था, फिर वो डिक्रीज होने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेंटर के क्लोज आने लगे। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता जाता है, राइट? तो सिंबल तो यही आएगा। ऑलराइट, अब देखो कौन से ऑप्शन से मैच करता है। तो दैट्स ऑप्शन बी, क्योंकि इतना ऑक्सीजन दिया नहीं। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज, ये पीछे डिस्कस किया हुआ है, वापस से डाला है सो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ एक और बार रिवाइज हो जाए। तो इसका आंसर था बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, ठीक है? एंड दैट्स योर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ca3 plus La3 plus Pm3 plus and Yb3 plus have ionic radii in the increasing order। इतना याद रखो कि तुम्हारा जो साइज होता है एटॉमिक रेडियस, इट डिक्रीजेस फ्रॉम La टू Lu। क्या होता है? La से Lu की तरफ इट डिक्रीजेस, सिंपली डिक्रीजेस। मतलब La का सबसे ज्यादा होना चाहिए साइज, तो ऑप्शन बी सही हो गया, राइट? डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सिंपली ये एफ ब्लॉक के तुम्हारे एलिमेंट से आगे के जो चैप्टर्स आएंगे तुम्हारे इंडिविजुअली, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तब उसमें ये सब सीख ही जाओगे, ठीक है? ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, वो 11th में नए नए आए हुए बच्चे होते हैं, उनको बस एक ओवरव्यू सा देता है कि आगे जाके तुम्हें बहुत डेप्थ में पढ़ना है चैप्टर्स को, ओके? नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली होना चाहिए, वो फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉलोज द सीक्वेंस।
अब पहले तो ऑक्सीजन का ग्रुप लिख लेते हैं, ओ से टी, ऐसे ये लिख दिया। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली। नाउ इसमें हमें क्या करना है कि देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर यहाँ गड़बड़ होता है। अब ये कैसे होता है देखो, ऑक्सीजन है ना सिर्फ इतना ही एक्सचेंज नहीं मारता। पहली बात, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो तुम्हें ये दिखना चाहिए सिंबल। अब ऑक्सीजन सिर्फ सल्फर से नीचे नहीं आ जाता, वो पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूरी ऑक्सीजन फैमिली में अगर किसी की कम होगी तो वो ऑक्सीजन की होती है, सबसे कम में आती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सबसे कम कौन से ऑप्शन में है देखो। अब देखो मतलब तुम्हारा जो सल्फर है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, देन तुम्हारा Fe होना चाहिए, देन Te एंड सो ऑन अप टिल योर ऑक्सीजन। समझे? तो देख लो ऑक्सीजन का कम है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा है एंड इससे भी ज्यादा है, तो ऑप्शन सी तुम्हारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस इज, मैंने अभी तुमको बताया था La से Lu जाओगे F ब्लॉक में, तो जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तुम्हारा आयोनिक रेडियस या जो साइज है वो डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो मतलब डिक्रीज करने के कारण Lu जो है वो लास्ट में आना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। लेट्स चेक, यस ऑप्शन ए। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, अब मैंने कई बार देखा है या फिर इसके बेसिस पे दूसरे क्वेश्चंस पूछे गए ऐसे भी देखा है। कंसिडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज K plus H2 minus Cl minus and Ca2 plus, the radii of these ions decreases as, ये पता है कैसे है, मतलब इतना याद रखो इसका जो रेडियस होता है that is inversely proportional to your atomic number। बस इतना याद रखो लोगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर यहाँ पे, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है तो वो कैल्शियम का है, मतलब उसका रेडियस सबसे कम होना चाहिए। सिमिलरली सल्फर जो है उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो उसका साइज जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Al प्लस Al2 प्लस Al3 प्लस या +3। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p1। अब हम लिखेंगे Al+3 का कॉन्फ़िगरेशन, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, बस इतना ही होगा 2p6 तक। Al+2 का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड देन हमारे पास इसमें से क्या बच जाएगा, देखो देखो क्या बच जाएगा Al+2 के लिए, खाली 3s1 बच जाएगा। देन Al प्लस के लिए चेक करते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड पी में हो जाएगा 0। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी नजर आ रही है, फिर 3+ को देखो, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका, क्या है जी, बिल्कुल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, Al3+ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद Al+ आएगा क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये हाफ फिल्ड है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यस, नेक्स्ट वन, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज, सिंपली याद रखना स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है S P D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। तो जो D इलेक्ट्रॉन्स का है वो P से तो कम है,
मतलब equal to p electrons, much more than p electrons, same as that of f electrons and less than the p electrons. ऑप्शन डी सही हो गया. नेक्स्ट वन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझो इसे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मैंगनीज शोज मैक्सिमम रेडियस. अब हमें कैसे पता? कई बच्चे बोल देते कंपाउंड दे दिया, हम क्या इसकी रेडियस की वैल्यू रट के बैठे? नो, नो वन इज टेलिंग यू टू मग इट अप. ये देखो MnO2 लिखा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. जिनको नहीं आता है ध्यान से देख लो. X मान लेंगे Mn को प्लस 2 इंटू इसका -2 हो जाएगा. सही कह रही हूँ? तो X इक्वल टू +4 हो गया. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. वैसे ही KMnO4 का निकालते हैं 1 प्लस X -8 इक्वल टू 0. X यहाँ पे हो जाएगा +7 में. सही कहा. यहाँ पे हो जाएगा +2 में. और यहाँ पे देखो 3 प्लस X. Cn पे जो है ना उसको ऐसे कंसिडर किया जाता है Cn माइनस, तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो X हो जाएगा तुम्हारा +3 में यहाँ पे. देखो मैक्सिमम रेडियस. अब इसको समझो जरा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बता रहा है. इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. देखो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे निकल चुके होंगे. देखो इसे अच्छे से समझो. ये तुम्हारा एटम है, एक शेल है और ये एक शेल है. तो इसमें पहले सपोज था यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, और चलो यहाँ भी एक था. अब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया. तो क्या अब इस पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा? जो न्यूक्लियस के थ्रू था, तो वो इसको और अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी और अपनी तरफ खींचेगा, एंड इसी के कारण रेडियस श्रिंक हो जाएगा. तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर इज इट्स एटॉमिक रेडियस. समझे? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें है. अब मैक्सिमम रेडियस पूछा है तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा. समझा ये क्वेश्चन? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है. समझो इस बात को. ओके, आंसर है तुम्हारा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड इन ईच पेयर इज मोर पोलर. देखो पोलैरिटी कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक और बार बताते हैं. देखो केमिकल बॉन्डिंग में भी ये डिस्कस हो चुका है. मोर पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डाउन द ग्रुप क्या होता है? इट डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और फॉस्फोरस दोनों जगह सेम होने के कारण ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा पोलर होगा. क्लोरीन ज्यादा अपने तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है. नेक्स्ट, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन. देखो मैंने ये तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो में बताया हुआ है फॉन के बारे में, कि वो यहाँ पे भी काम आ रहा है तुम्हारा फॉन. क्या होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर बचे हुए एलिमेंट, फिर तुम्हारा क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या जो भी हो. सो विच वंस मोर पोलर? तो तुम्हारा SO ज्यादा पोलर हो जाएगा. नेक्स्ट में NO और NF है, तो यहाँ से ये देख लो F वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, डिफरेंस ज्यादा होने के कारण NF तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा. Moving on to the next question, which one of the following order represents the correct sequence of the increasing basic nature of the given oxides? देखो डाउन द ग्रुप है ना, इतना याद रखो. जो हेवी मेटल्स जो होता है वो नीचे पाया जाता है पीरियोडिक टेबल में. तो डाउन द ग्रुप जो है तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण, मेटालिक कैरेक्टर की ही तुम्हारी प्रॉपर्टी है बेसिसिटी या बेसिक नेचर, तो वो भी इंक्रीज हो जाता है. तो सिंपली अगर तुम इनको प्लॉट करोगे एंड वैसे ही इधर जाओगे ना लेफ्ट टू राइट, तब एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, बिकॉज राइट में तुम्हें नॉन मेटल्स मिलते हैं. नॉन मेटल्स पाए जाने की वजह से ऐसा होता है. देखो अब ऑक्साइड तो हर जगह सेम है, तो सिंपली इन्हीं मेटल्स को कंपेयर कर लो कि सोडियम
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ऐसे होता है, और यहाँ पे है तुम्हारा पोटेशियम। इसको अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा बेसिक पोटेशियम का ऑक्साइड होगा, फिर इस तरफ होगा ऐसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो तुम्हारा एसिडिक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा K2O, फिर Na2O, फिर MgO एंड देन Al2O3। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट वन, in which of the following arrangements the sequence is not strictly according to the property written against it? Very nice question, because इसके थ्रू हम कई सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करने वाले। ओके, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फर्स्ट ऑर्डर में क्या दिया हुआ है? CO2, SiO2, SnO2, PbO2। क्या ये सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल हाँ। कैसी गीत सुनाओगे प्यारे बाबू इज व्हाट आई यूज्ड टू डू टू रिमेम्बर द सीक्वेंस। ये मॉनिक्स एंड ऑल बनाओ, काफी मेहनत का काम होता है, लेकिन मदद हो जाती है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, you've got your Sn and then Pb। अब डाउन द ग्रुप तुम्हारा साइज इंक्रीज हो रहा है, और उसके साथ उन्होंने क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो यस, ये बिल्कुल सही है। एंड उन्होंने क्या पूछा? नॉट स्ट्रिक्टली पूछा है। तो नेक्स्ट देखो, HF, HCl, HBr एंड HI, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ। डाउन द ग्रुप आ रहे हो ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर तुम डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, एंड साइज बढ़ने के कारण जो तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जैसे कि HI, ये बड़ा हो गया। बाकी HBr था, वो छोटा था। HCl और छोटा था। एंड जो HF है, उसकी डिस्टेंस तो और भी कम थी। तो जैसे जैसे बॉन्ड लंबा हो जाता है, उसको तोड़ना आसान हो जाता है। याद करो केमिकल बॉन्डिंग, क्या बताया था? बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर कम, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी भी कम। तो इसके कारण इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, एंड H+ जो डोनेट कर देगा वो अच्छा एसिड कहलाएगा। सो बी भी सही है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। NH3, PH3, ASH3 एंड SPH3 मेंशन्ड है, और लिखा हुआ है कि इट इज इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 15 के P ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, ग्रुप 15 के P ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, जो नाइट्रोजन है उस पे एक लोन पेयर लगा हुआ है, और फिर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण और उसका साइज छोटा होने के कारण वो लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर इसीलिए जब नीचे आप SbH3 तक जाते हो तो साइज बढ़ जाता है, और इसीलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना वो इंक्रीज कर जाती है। तो मतलब सही क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है कि इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है ना कि इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। नो, डाउन द ग्रुप इट्स इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑप्शन सी। और एक बार लास्ट वाला देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ओरिजिनल जो पैटर्न है उसको रिवर्स कर देते हैं, ऑक्सीजन पहले जाता है फिर नाइट्रोजन आता है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following factors is the main cause for the lanthanide contraction? Overshielding of one of 4f electron by another in the subshell, effective shielding of one of 4f electron by another in the subshell, poorer shielding of 5d electrons by 4f electrons, या greater shielding of 5d electrons by 4f electrons। भाई lanthanide contraction है, तो पहली बात it's going to be poorer shielding। ठीक है, वो पूरा ही लिख दूं क्या? poorer shielding। ओके, नाउ किसका किससे? तो पुअर शील्डिंग होता है 5d इलेक्ट्रॉन्स का, जो करता है 4f। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, SPDF ऐसे होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि देखो S कितना उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के फोर्स से बचा सकता है, दैट्स योर स्क्रीनिंग, या फिर कॉल इट एज योर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, सो इसका सही ऑप्शन होगा ओवरऑल शील्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल? अब न्यूट्रल, इस बात को समझो कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल, ना कि एम्फोटेरिक। बच्चे इसमें भी SnO2 मार के आ जाते हैं और गए 5 नंबर गए, एक -1 भी मिल जाएगा, समझे? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, न्यूट्रल बोला गया। न्यूट्रल तुम्हारे पास सिर्फ 4 होते हैं, H2O, CO, NO एंड N2O। यही 4 तुम्हारे खाली न्यूट्रल होते हैं और उसमें से ऑप्शन ए में तुमको CO दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंग्स द फॉलोइंग, Li माइनस, Be माइनस, B माइनस या C माइनस। तो जो Be माइनस होता है ना, इसको समझते हैं। क्या है कि Be माइनस का जो साइज होता है वो काफी छोटा हो जाता है और पहले से ही स्मॉल साइज्ड है वो बेचारा, इतना सा। उस पे अगर तुम नेगेटिव चार्ज डाल दोगे तो वो क्या ही झेल पाएगा, इसलिए वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है Be माइनस। Its size is very small to hold on a negative charge and hence due to repulsion it is least stable. With this we come to the end of the chapter, the periodic table. आगे भी मैं ऐसे वीडियोस डालती रहूंगी। पीरियोडिक टेबल का क्या प्रॉब्लम होता है कि अभी तुम्हें सिर्फ 11th का, जो 11th के व्यू से पढ़ाया गया है। इन डेप्थ नॉलेज तुम्हें आगे के चैप्टर्स जैसे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक जो है वो करोगे, तब तुम जो डिफिकल्ट हायर लेवल वाले क्वेश्चंस है वो कर पाओगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।